स्कूल के पहले ही दिन एक गूंगे बहरे लड़के ने देखा कि पीछे की सीट पर यूनिफॉर्म से एक पर्दा बनाया गया है। उसने उत्सुकता से यूनिफॉर्म हटाई तो अंदर एक लड़की थी जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और 3 लड़के उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन पास खड़ा टीचर सब देखकर भी अनदेखा कर रहा था। उनमें से एक गुंडे ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने और दखल न देने का इशारा किया। जब लड़की के सिर से यूनिफॉर्म पूरी तरह हटी तब डेविड को पता चला कि वो तो उसकी क्रश है, बेला, जो मदद के लिए उसकी तरफ देख रही थी। डेविड को लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे घिनौनी चीज देख ली हो। टीचर अनदेखा कर रहे थे, बाकी बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो सिर्फ डेविड ही अजीब हो। और पीछे सिर्फ उस बेबस लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि स्कूल वापस आने के बाद बेला बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रही थी और उन्हें परेशान करने वाले लड़कों के साथ हंस खेल रही थी, जैसे जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ डेविड की यादों में ही रह गया हो। तभी एक फुटबॉल लुढ़कती हुई डेविड के पैरों के पास आ गई। बेला ने झुककर फुटबॉल उठाई, लेकिन उसने डेविड की तरफ इतनी नफरत से देखा मानो उसके साथ ज्यादती उन गुंडों ने नहीं बल्कि डेविड ने की हो। पीटी टीचर ने डेविड को गेम में शामिल होने के लिए बुलाया। ये एक स्पेशल स्कूल है, यहाँ के सारे बच्चे गूंगे बहरे हैं। तभी उस गुंडे ने रुककर उसे घूरा, जैसे वो डेविड को चेतावनी दे रहा हो कि बीच में मत पड़ना। पता नहीं ये डर था या गुस्सा, लेकिन आखिरकार उसने मैदान से जाना ही सही समझा। बिस्तर पर लेटे हुए डेविड का मन बहुत बेचैन था। उसके कानों में लगातार बेला के रोने की आवाज गूंज रही थी। उसने बेला का सोशल मीडिया चेक किया, वहाँ तस्वीरों में वो लड़की उसे परेशान करने वाले लड़कों के साथ बड़ी खुशी से पोज दे रही थी। डेविड लगभग टूट चुका था। ये उसकी सोच की दुनिया से बिल्कुल अलग था। वो बचपन से ही गूंगा भरा था और उसके पिता ने भी उसे बोझ समझकर माँ बेटे को छोड़ दिया था। डेविड की इस कमी के कारण वो आम लोगों की जिंदगी में घुल मिल नहीं पाता था। आखिरकार उसकी माँ उसे इस स्पेशल स्कूल में ले आई। वैसे डेविड को यहाँ का माहौल बहुत पसंद था, क्योंकि यहाँ सब उसी की तरह थे। साथ रहने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। इत्तेफाक से जिस दिन उसने एडमिशन लिया उस दिन स्कूल का एनुअल फंक्शन था। जॉन सर ने बड़ी खुशी से उसे इसमें शामिल होने के लिए बुलाया। बाकी बच्चे भी आगे बढ़कर उसके साथ खेल रहे थे और यहीं पर डेविड ने पहली बार बेला को देखा था। उसने एक पतली सी स्विमसूट पहनी हुई थी जो उस माहौल से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका वो बेफिक्र और बिंदास अंदाज डेविड के दिल में बस गया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों को एक ही क्लास मिली थी। डेविड ने उसे ठंड से कांपते हुए देखा तो लगा कि शायद वो बीमार है। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने बेला की तरफ एक कागज का गोला फेंका। बेला ने उसे आंखें दिखाई और फिर मुड़कर अपनी सांस रोकने लगी। हालांकि डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, लेकिन उस प्यारी सी लड़की को देखकर डेविड के दिल में उसके लिए प्यार जागने लगा। रात को डेविड अपना फोन हाथ में लिए स्कूल कैंपस में सिग्नल ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि टॉयलेट में कुछ चमक रहा है। हालांकि उसे अंदर से आ रही दर्द और छटपटाहट की आवाजें नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे महसूस हो गया कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। वो उत्सुकता से ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि आखिर माजरा क्या है। तभी नीचे से आती एक रोशनी ने उसका ध्यान खींचा। वो बेला थी जो उसे हाथ हिलाकर बुला रही थी। बेला उसे एक पुरानी लोहे की जाली के पार ले गई जहाँ एक सुनसान स्विमिंग पूल था। उसने बताया कि यहाँ फ्री वाईफाई मिलता है। डेविड बड़ी खुशी से तेज इंटरनेट चलाने लगा। वही बेला ने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी, उसका एक बड़ा घूंट लिया और फिर डेविड को दे दी। इस उम्र में डेविड का दिल तेजी से धड़कने लगा। असली प्यार के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। उसे अचानक टॉयलेट की उस अजीब सी चमक के बारे में याद आया और उसने बेला से पूछा कि वो क्या था। बेला थोड़ी हैरान हुई, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन इतनी रात गए टॉयलेट में कोई क्या खेल सकता है। बेला ने कुछ और नहीं कहा बल्कि अचानक खड़ी हुई और अपने कपड़े उतारने लगी। अंदर लाल रंग का स्विमसूट था जिसे देखकर डेविड की आंखें फटी रह गई। फिर छपा की आवाज के साथ वो पानी में कूद गई। तो यही वजह थी कि वो क्लास में सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रही थी। पूल के पानी में उठी हल्की सी लहरें डेविड के दिल की धड़कन जैसी ही थी। अगर उसने स्कूल बस में वो भयानक नजारा न देखा होता तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। लेकिन अब ये सब जितना खूबसूरत लग रहा था, डेविड का मन उतना ही उदास हो रहा था। रात को सोते समय अचानक किसी ने डेविड को बिस्तर से नीचे खींचा और घसीटते हुए टॉयलेट के दरवाजे तक ले गया। वो गुंडा सैम गुस्से में उसे कुछ इशारे करने लगा और इस डरावने इशारे के साथ उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जिसने डेविड को अंदर तक डरा दिया था। इससे पहले कि वो उसे खेलने के लिए टॉयलेट के अंदर खींचता, तभी अचानक सायरन बजने लगा। सारे गुंडे तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। घबराए हुए डेविड ने नीचे देखा। असल में बेला ने उसे बचाया था। इस घटना ने उसे एक बार फिर ये यकीन दिला दिया कि स्कूल बस में जो हुआ वो कोई भ्रम नहीं था। डेविड ने हैरानी से बेला से पूछा कि स्कूल बस में उन्होंने उसके कपड़े क्यों उतारे थे, लेकिन बेला ने जवाब दिया कि वो लोग बस खेल रहे थे। डेविड ने बेला को समझाया कि वो ये सब टीचर को बता दे, लेकिन बेला ने साफ मना कर दिया। उल्टे उसने डेविड को भी चुप रहने को कहा, वरना सब उनसे बात करना बंद कर देंगे। डेविड तो परेशानी से पागल ही हो रहा था। उसने पूछ ही लिया कि अगर अगली बार उन गुंडों ने उसे भी तुम्हारे साथ बदसलूकी करने को कहा तो वो क्या करेगा, लेकिन बेला ने बस एक बेबसी मुस्कान दी। बेला ने पूरी कोशिश की कि वो ऐसा दिखाए जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखों के आंसू छिप नहीं पाए। अगले दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। डेविड बड़े दुखी मन से बेला को उस शैतानी बस में चढ़ते हुए देख रहा था। उसने नोटिस बोर्ड की तरफ देखा जहाँ बेला की बनाई एक पेंटिंग टंगी थी। उसमें बने हर भगवान के चेहरे पर एक सुकून भरी चमकदार मुस्कान थी, लेकिन उस पेंटिंग को देखकर डेविड को जरा भी खुशी नहीं हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वो मुस्कान उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रही हो। तभी जॉन सर ने उसकी उदासी देख ली और पूछा कि वो अभी तक बस में क्यों नहीं चढ़ा। डेविड हमेशा से जॉन सर पर बहुत भरोसा करता था, क्योंकि स्कूल में एडमिशन लेने से पहले जब रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने उसका पर्स चुराया और डेविड ने उसे पीटा तो उल्टा उस बूढ़े ने ही उसे फंसा दिया था। चूंकि वो अपनी सफाई नहीं दे सकता था और पुलिस के पास भी उससे बात करने का वक्त नहीं था। किस्मत से जॉन सर वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने ही डेविड को बचाया था। हालांकि जब पुलिस ने जॉन सर से डेविड की बात समझाने को कहा तो उन्होंने अपने ही तरीके से मामला शांत करवा दिया था। पुलिस ने जब देखा कि डेविड अपनी गलती मान रहा है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन डेविड सब हैरानी से देख रहा था क्योंकि उसे होंठ पढ़ना आता था। जॉन सर ने जल्दी से उसे सारी बात समझाई। जॉन सर की उस मदद से डेविड को यकीन हो गया था कि वो एक अच्छे इंसान है। इसलिए जब उन्होंने डेविड से कहा कि इस स्कूल में कोई भी बुरा
इंसान नहीं है तो डेविड का मन बुरी तरह उलझन में पड़ गया। ये सोचकर ही कि वो लोग आगे भी बेला के साथ ऐसी ही बदसलूकी करेंगे, उसका दिल दर्द से फटने लगा। आखिरकार उसने जॉन सर को सच बता ही दिया। बस चलने ही वाली थी कि डेविड दौड़कर अंदर गया और बेला को नीचे खींच लाया। वो जॉन सर को यकीन दिलाना चाहता था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन बेला ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। बस चलाने वाले जॉन सर ही थे। उन्होंने बेला को रोका और पूछा कि क्या बस में जो भी हुआ वो सच है। बेला ने साफ साफ इनकार कर दिया। डेविड जितना ज्यादा बेताब हो रहा था, बेला उतना ही बचने की कोशिश कर रही थी। जॉन सर बेला की उलझन समझ गए। उन्हें पता था कि बेला के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसके दादा दादी ने ही उसे पाला था। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या उसे अपनी दादी के दुखी होने का डर नहीं है। ये बात सीधी बेला के दिल पर लगी। वो पूरी तरह से टूट गई। 1 साल से ज्यादा का दबा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला। आखिरकार बेला ने उस भयानक सपने के बारे में सब बता दिया। इसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई थी, जब बेला मिडिल स्कूल में थी। वो बस में अकेली बैठी थी। उसे लगा कि वो लड़का जो अपनी चोटिल बहा लिए उसके पास आ रहा है। वो बस मजाक कर रहा है, लेकिन अचानक धक्का मुक्की में उसके हाथ बेला के शरीर को गलत तरीके से छूने लगे। बेला को बहुत घबराहट हुई। उसने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे वापस सीट पर दबा दिया गया। जब उस लड़के की हरकतें हद से गुजरने लगी तो एक लड़की उसे बचाने आगे आई, लेकिन उसे भी एक दूसरे लड़के ने बुरी तरह पीछे धकेल दिया। वो तुरंत टीचर से मदद मांगने गई, लेकिन टीचर ने बस एक नजर देखा और उसे बीच में न पड़ने का इशारा किया। बिल्कुल बेबस होकर बेला ने पास ही बैठे एक सीनियर लड़के की तरफ मदद के लिए देखा। उसे लगा था कि वो बचाएगा, लेकिन उस सीनियर ने बेला के चेहरे पर अपनी यूनिफॉर्म डाल दी और उसे इंसानियत के सबसे घिनौने अंधेरे में धकेल दिया। बाद में बेला ने ये पूरी घटना अपने निबंध में लिखी, लेकिन टीचर ने उस पर बस एक बेरुखी भरा रिमार्क दे दिया। थक-हार कर बेला को खुद टीचर से शिकायत करनी पड़ी, लेकिन वहां से जो जवाब मिला वो और भी ज्यादा डरावना था। सबसे सीधा तरीका था हिंसा का जवाब हिंसा से देना और एक एक मुक्का मारकर अपने दिल की नफरत निकालना। रात में टीचर वांग सोच रहे थे कि क्या इस सब की पूरी शिकायत की जाए। आखिर स्कूल में इतनी सारी बुरी घटनाएं जो हुई थी, लेकिन प्रिंसिपल ने फिर से आकर उन्हें मामला न बढ़ाने के लिए कहा और इन बातों को बहुत हल्के में लेते हुए कहा कि ये बस बढ़ती उम्र के बच्चों के शरीर को लेकर उत्सुकता है। जिन्हें सजा मिलनी चाहिए थी उन्हें सजा मिल चुकी है। सेक्स एजुकेशन की क्लास भी हो गई है, कैमरे भी लगा दिए गए हैं, मैंने तो बाथरूम भी ठीक करवा दिए। अब आप ही बताओ मैंने इतने सारे काम किस लिए किए, एक ऐसे प्रिंसिपल को देखकर जो सिर्फ दिखावा करना जानता है। टीचर वांग की आंखों में गहरी निराशा थी। अगले दिन उन्हें पता चला कि सैम ने खुद को चोट पहुंचाकर अस्पताल में भर्ती हो गया है। सैम की मां के लिए सैम एक बहुत ही होनहार और अच्छा बच्चा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया। टीचर वांग ने सैम से इसकी वजह पूछी, लेकिन वो चुप रहा। बेला के बारे में पूछने पर भी उसका रवैया पहले जैसा ही था। और इसी बीच आर्यन का टोनी को परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो गया। आर्यन की मां को स्कूल बुलाया गया और उन्होंने खुद वो वीडियो देखा, लेकिन उनके हिसाब से उनका बेटा एक बहुत बड़ा बुली था। शर्मिंदगी और गुस्से से भरी आर्यन की मां वहीं जोर जोर से रोने लगी। क्लासरूम के बाहर से सब कुछ देख रही बेला को यकीन नहीं हुआ कि आर्यन ऐसा इंसान है। इसलिए वह उस लड़के टोनी के पास सच जानने गई। उसे लगा वो आर्यन को बेगुनाह साबित कर देगा, लेकिन टोनी सच में बहुत आहत था। उसने गुस्से में बेला को ताना मारा कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। ये सुनकर बेला एकदम सुन्न रह गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और को कोई परेशानी हो, इसलिए बेला ने एक गैर कानूनी क्लिनिक खोजा और अपनी नसबंदी करवाने का फैसला किया ताकि कभी भी प्रेगनेंसी का कोई खतरा न रहे। बेला ने बिना डरे सर्जरी के फॉर्म पर साइन कर दिए। वहीं दूसरी तरफ आर्यन को उसकी मां स्कूल बदलने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने परेशान होकर समझाया कि ये उसकी गलती नहीं थी, उसे मजबूर किया गया था। उसकी मां ने कहा, अगर कोई मजबूर करेगा तो तुम कर लोगे, अगर कोई कहे किसी को मार दो तो क्या मार दोगे, स्कूल बदलना होगा। आर्यन ने कितनी भी कोशिश की, उसकी मां ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि उसने कितनी तकलीफें सही है। तुलना करने को क्या है, तुम उन लोगों जैसे नहीं हो। तभी आर्यन को बेला का मैसेज मिला कि आर्यन अब उसकी फिक्र करना छोड़ दे, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। आर्यन को कुछ गड़बड़ लगी और वो तुरंत घर से भाग निकला। वो और टीचर वांग रास्ते भर लोगों से पूछते हुए उसे ढूंढने लगे। इसी बीच आर्यन को एक बाइक ने टक्कर मार दी। जब उसे होश आया तो वो एक क्लिनिक में लेटा था। टीचर वांग ने बताया कि बेला की सर्जरी नहीं हुई, लेकिन घाव में इन्फेक्शन हो गया है और वो कोमा में है। उसके दादा दादी उसकी देखभाल कर रहे हैं। बेला का सर्जरी का फैसला सुनकर आर्यन का खून खौल उठा। वो सीधा सैम के हॉस्टल पहुंचा और सब कुछ तहस नहस कर दिया। वहां का गार्ड भी उसे नहीं रोक पाया। फिर वो एक हथौड़ा लेकर अस्पताल पहुंचा। वो सैम को मारकर सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया उसने देखा कि सैम ने एक कैंची से अपनी कलाई काट ली है। आर्यन का गुस्सा अचानक हैरानी में बदल गया। उसने नहीं सोचा था कि वो बदतमीज लड़का सुसाइड की कोशिश करेगा। असल में आर्यन के अस्पताल आने से पहले सैम के कमरे में एक आदमी आया था। उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया। ये वही टीचर वेंग था जिसकी स्कूल के फंक्शन में प्रिंसिपल ने बहुत तारीफ की थी। ये वही इंसान था जिसने सैम को मैसेज भेजा था कि बहुत दिनों से मिले नहीं। उसे देखते ही सैम डर से सुन्न पड़ गया और उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। अगले दिन सैम के दोस्तों ने आर्यन को बताया कि असल में सैम सबसे ज्यादा बेचारा है। उन्होंने आर्यन को एक वीडियो दिखाया जिसे देखकर आर्यन पूरी तरह से चौंक गया। कई सालों तक लगातार टीचर वेंग ने सैम के साथ खेलने के बहाने बार बार क्लासरूम में बुलाकर उसका यौन शोषण किया था। सैम पहले तो तड़पा और विरोध किया, लेकिन बाद में वो एकदम सुन्न हो गया। आखिर में उसने अपने इस दर्द और गुस्से को दूसरों पर निकालना शुरू कर दिया, जिससे ये सब बढ़ता गया। आर्यन ने वो वीडियो टीचर वांग को दिखाया और कहा कि उन्होंने पहले भी ये दूसरे टीचर्स को दिखाया था। हमें टीचर वांग ने तुरंत अपनी इमेज बचाने में लगे प्रिंसिपल से पूछा कि टीचर वेंग ने जल्दी रिटायरमेंट क्यों लिया। असल में वो पहले से ही बच्चों के साथ होने वाली छेड़छाड़ के बारे में जानता था, लेकिन वो ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं और उल्टा टीचर वांग पर ही भड़क गया। स्कूल की इसी चुप्पी और बातों को टालने की वजह से एक के बाद एक कई भयानक घटनाएं होती चली गई और इन सबको छुपाने वाले प्रिंसिपल को अभी भी लगता था कि उसकी कोई गलती नहीं है। वो बार बार यही कहता रहा कि उसे बच्चों की बहुत परवाह है, अपनी मीठी बातों से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रिंसिपल इस बार बहुत देर तक चुप रहे। जब टीचर वांग फिर से सैम से मिले तो उन्हें पता चला कि इतने लंबे समय तक सहने के बाद सैम की भावनाएं टीचर वेंग के लिए बहुत अजीब हो गई थी। शायद उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसे टीचर वेंग से नफरत करनी चाहिए, लेकिन स्कूल के फंक्शन वाले दिन उसे देखकर सैम को थोड़ी तुशी भी हुई थी और उसने खुद को चोट इसलिए पहुंचाई क्योंकि उस दिन टीचर वेंग अस्पताल में उससे मिलने आया था। इस समय सैम को अपने साथ बुरा करने वाले पर एक अजीब सी निर्भरता हो गई थी। वो जानता था ये गलत है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत कहाँ है। उसने अपने ही हाथों को सजा दी और अपने इस काम को पागलपन मान लिया। स्कूल की ये डरावनी घटनाएं यही खत्म हुई। टीचर वांग की शिकायत पर कार्रवाई हुई। अखबारों में स्पेशल स्कूल के घिनौने सच छपने लगे। आखिरकार प्रिंसिपल को नौकरी से निकाल दिया गया। बेला की जिंदगी में भी फिर से रोशनी लौट आई। आर्यन ने उसके साथ उसका पसंदीदा नाटक एट इमोर्टल्स देखा। तेज बारिश के कारण सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन बेला नहीं गई। वो बारिश में भीगने और कुदरत को महसूस करने लगी। आर्यन भी उसके साथ इस तेज बारिश का मजा लेने लगा। वो दोनों दिल खोलकर हंस रहे थे। सुकून भरी, आजाद और अच्छी हंसी। मूवी रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। ये थी ताइवान की सबसे रुला देने वाली फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट। और इस फिल्म से भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ सालों में एक स्कूल के अंदर टीचर्स और बच्चों के बीच ऐसे कई भयानक मामले सामने आए। इसमें कई सारे बच्चे शिकार हुए और सबसे छोटा बच्चा तो बस दूसरी क्लास में था। ये सब स्कूल की क्लास, टॉयलेट, हॉस्टल, बाथरूम, सीढ़ियों, छत, लाइब्रेरी, बस और यहाँ तक कि टीचर्स के घरों में भी होता था। जब पेरेंट्स स्कूल में इसकी शिकायत करने गए तो स्कूल वालों ने बस यही कहा, वे बस खेल रहे हैं, बस एक साथ खेल रहे हैं। ये फिल्म का सबसे डरावना डायलॉग है। अपनी इस चुप्पी से सच को छुपाने वाले इस स्कूल ने बच्चों की इस जन्नत को नर्क बना दिया था। फिल्म का अंत एक खुले सवाल के साथ होता है। स्कूल बस आज भी चलती है, बच्चे आज भी हंसते खेलते हैं। सिर्फ वो लड़का जिसके साथ सैम ने बुरा किया था, वो टोनी, उन्हें बहुत ही उदास आंखों से घूरता रहता है। क्या यहाँ बुराई का अंत हुआ है या फिर ये एक और बुरे चक्र की शुरुआत है? असल में इस पूरी फिल्म में मारपीट और अंधेरे से डर नहीं लगता, बल्कि इसकी चुप्पी से लगता है। ये जो बच्चे सुन नहीं सकते, वो बिना आवाज की दुनिया में जीते हैं। जिन बड़ों को उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी, उन्होंने चुप रहना और अनदेखा करना सही समझा। इतने गहरे जख्मों और हिंसा को बस ये कहकर टाल दिया गया कि ये बस खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं होता, बस वे बता नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि उन्हें डर नहीं लगता, बस कोई सुनने वाला नहीं है। जब बुराई पर सब चुप रहते हैं, दर्द छुपाए जाते हैं और सच दबा दिया जाता है, तो ये चुप्पी ही सबसे बड़ी गुनाहगार बन जाती है और डर का माहौल बना रहता है। ये फिल्म सच्ची घटना पर बनी है। असल जिंदगी अक्सर कहानियों से भी ज्यादा खौफनाक होती है। हम सोचते हैं कि स्कूल बहुत अच्छी जगह है, लेकिन भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा हिफाजत की जरूरत उन बच्चों को है जो मदद के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। दुआ है कि हर चुप्पी को सुना जाए और हर जख्म को मिटाया जाए। दुआ है कि इस दुनिया में फिर कोई भी बच्चा अंधेरे में अकेले न रोए। मैं हूँ आपका होस्ट। अगली वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।